पीएनएसएस का मेंटेनेंस जैसे प्रोविजंस यूजुअली बहुत न्यूज में रहते हैं। ठीक है, वाइफ्स का मेंटेनेंस हो गया या किसी सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस देने की बात आ गई। हमने रिसेंटली भी कई केसेस देखे जो मेंटेनेंस लॉस के इंटरप्रिटेशन से डील करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सेक्शन 144 की, जो पहले आपका सेक्शन 125 था ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 125 सीआरपीसी, जिसकी शुरुआत शाहबानो बेगम के केस से हुई थी इंटरप्रेट होने की। ठीक है, द फेमस शाहबानो बेगम्स केस, वहां से आज तक मेंटेनेंस प्रोविजंस को लेके काफी सारे इंटरप्रिटेशंस हमें देखने को मिलते हैं। और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉयर एज वेल टू नो, क्योंकि इसमें ना बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ ऊपरी पढ़ने से ये सेक्शन समझ में नहीं आता। ये साउंड बहुत इजी करता है, बट इसमें बहुत छोटी छोटी टेक्निकलिटीज है जो हम आज इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। सो वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ काकोली, और आपको ये वाला डॉक्यूमेंट भी मेरा नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप उसे क्लिक करके डाउनलोड करना मत भूलना। ठीक है, तो आपको साइन अप करना और डाउनलोड करना है इस पीपीटी को। ये सारे आपके फ्री स्टडी मटेरियल्स में काम आते हैं, जिन्हें आप कभी भी ओपन करके पढ़ सकते हो। तो जब हम बात करते हैं सेक्शन 144 बीएनएसएस की, तो इसने रिप्लेस किया सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। एंड दिस प्रोविजन इज बेस्ड ऑन अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल कि एक पर्सन जिसके पास सफिशिएंट मींस नहीं होता खुद को पालने का, वो जो डिपेंडेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम डिपेंडेंट्स बोलते हैं, जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, तो उन्हें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। फाइन, तो इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू प्रिवेंट डेस्टिट्यूशन, होमलेसनेस, फाइनेंशियल अबैंडनमेंट ऑफ वल्नरेबल फैमिली मेंबर्स, जो खुद की फाइनेंशियली प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता कोई। तो इट प्रोवाइड्स अ स्पीडी समरी एंड एनफोर्सिएबल रेमेडी बिफोर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिनके सामने जाके आप ये मांगते हो। और ये क्योंकि एक सेक्युलर लॉ का प्रोविजन है मेंटेनेंस का, हर धर्म की औरतें या बुजुर्ग या बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, पर्सनल लॉस का यहाँ पे कोई खेल नहीं है। और अनलाइक अ सिविल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, ये जो प्रोसीडिंग होती है, ये सिक्योर करते हैं बेसिक फाइनेंशियल सपोर्ट और डिग्निटी, नॉट टू पनिश द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट को पनिश नहीं करेंगे जिससे आप मेंटेनेंस मांग रहे हो, ठीक है, बीइंग अ वाइफ या चाइल्ड या फिर कोई सीनियर सिटीजन, लेकिन ताकि वो आपको मेंटेनेंस का पैसा दे। फाइन, उस चीज के लिए आप जा रहे हो बेसिकली। तो दिस प्रोविजन रिफ्लेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ सोशल जस्टिस एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। तो हु कैन क्लेम मेंटेनेंस, ये सबसे पहला सवाल आता है। तो 144 ने अपना प्रोटेक्शन जो है वो एक्सटेंड किया है मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ डिपेंडेंट्स के लिए, जैसे वाइफ, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन। तो अ वाइफ जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, वो, एंड द टर्म वाइफ इंक्लूड्स अ डिवोर्स्ड वुमेन जो अभी तक रीमैरिड नहीं है, शादी कर लिया तो नहीं मांग पाएगी, लेकिन वाइफ से मतलब कि जो अभी डिवोर्स्ड है वो भी उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अब लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट माइनर चिल्ड्रन, दोनों, चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, दोनों मेंटेनेंस मांग सकते हैं। एंड अडल्ट चिल्ड्रन भी मांग सकते हैं जो बड़े होते हैं 18 साल के ऊपर, लेकिन कब? अगर वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, या फिर उनको सपोर्ट की जरूरत है किसी इसी रीजन की वजह से। तो पेरेंट्स हु आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स, वो भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। ठीक है, ऑफ कोर्स जैसे उनके बेटे या बेटी से मांग सकते हैं, बेटा नहीं है तो बहू से नहीं मांग पाएंगे जो कि विडो है, लेकिन मेंटेनेंस में बच्चों से बिल्कुल मांग सकते हैं। एंड द ऑब्लिगेशन इज नॉट कन्फाइंड टू सन्स अलोन, बेटियों से मांग सकते हैं बेटों के साथ साथ। फाइन, सो दिस मेक्स द प्रोविजन ब्रॉडर, क्योंकि प्योरली मैट्रिमोनियल रेमेडी यूजुअली वाइफ और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, पेरेंट्स वगैरह ये सारे इसमें आते हैं, तो बहुत ही वाइडर प्रोटेक्शन देता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन वल्नरेबल सेक्शंस को। अब लीगल आर्किटेक्चर की अगर बात करें इस सेक्शन के, तो पावर टू ग्रांट मेंटेनेंस इज वेस्टेड किस पे? जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जब आप जुडिशरी का एग्जाम निकालते हो, आप बनते जेएमएससी हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर प्रमोट होकर एफसी होता है। फाइन, तो हर एक मजिस्ट्रेट के अलग अलग पावर्स होते हैं कि वो कितने कितने पनिशमेंट के ऑफेंसेस पे अपना वर्डिक्ट दे सकता है, वो लिखा गया है बीएनएसएस में। फाइन, तो वंस नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल टू मेंटेन इज एस्टैब्लिश्ड, मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं रीजनेबल एक मंथली अलाउंस। तो अब वही आपका मेंटेनेंस होता है जो मजिस्ट्रेट बता दिया। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बहुत सारी चीजें देख के फिर डिसाइड होता है कितना देना है। सो द प्रोविजन ऑल्सो ऑथराइजेस द कोर्ट टू ग्रांट
इंटरिम मेंटेनेंस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं वो ये कि यहाँ मेंटेनेंस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक इंटरिम और एक परमानेंट। इंटरिम वो होता है जिसमें आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हो इन लोगों को, कब? ड्यूरिंग द पेंडेंसी, जब आपका जजमेंट नहीं आया होता है। ड्यूरिंग द ट्रायल भी इनके पास खर्चा देने के लिए पैसा नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल स्टार्ट जब आप करते हो तो ट्रायल में भी कोर्ट फीस एंड ऑल बहुत सारी चीजें खर्चे लगते हैं। तो एक वो होता है, और परमानेंट मेंटेनेंस जो जजमेंट दे देने के बाद होता है, बाद मिलता है। ठीक है, परमानेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट, इंटरिम आपका टेम्पररी सपोर्ट होता है ड्यूरिंग द ट्रायल। ठीक। एंड टू अवॉइड लिटिगेशन एक्सपेंसेस जहां पे नेसेसरी है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए इंटरिम मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट लाया गया है। सिग्निफिकेंटली बीएनएसएस इंट्रोड्यूसेस अ डायरेक्शन कि इंटरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशंस शुड एज फार एज पॉसिबल बी डिसाइडेड विद इन 60 डेज। तो बीएनएसएस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लाया है कि बीएनएसएस ने थोड़ा स्पीडी ट्रायल को इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की है। इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें तो आई है उसमें, जैसे ई समन्स एंड ऑल, लेकिन उसने बोला कि इंटरिम मेंटेनेंस को लेके जितने भी आपके एप्लीकेशंस डाल रहा है, चाहे वाइफ डाले, बच्चे डाले या माँ बाप डाले, ठीक है, तो उसको जो डिसाइड करने का जो टाइम लिमिट है मजिस्ट्रेट के पास, वो 60 डेज होगा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। ठीक है, सर्विस ऑफ नोटिस के 60 दिन के अंदर अंदर आपको इंटरिम एप्लीकेशन, मेंटेनेंस का एप्लीकेशन आपको डिसाइड करना होगा, कि बहुत लंबा आप इसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपका ट्रायल बहुत लंबा भी थोड़ा चल सकता है। द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट मेंटेनेंस ईदर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, वो उनके ऊपर है। जब वो ऑर्डर पास कर रहे हैं कि हाँ इंटरिम मेंटेनेंस मिलेगा तब से, या फिर जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल की होगी उस दिन से काउंट होगा, 60 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, और मेंटेनेंस दी जाएगी डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, एंड डिस्क्रिशन हेल्प्स कॉम्पनसेट फॉर डिलेज इन लिटिगेशन एज वेल। उसके लिए ही है ये। फिर आपका इंटरिम मेंटेनेंस फाइनेंस, जो आपका फाइनल मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशमेंट जो हम पढ़ेंगे यहाँ वो है, इंटरिम मेंटेनेंस जो है ग्रांट की जाती है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स, फाइनल जो दी जाती है आफ्टर फाइनल एडजुडिकेशन दी जाती है। इंटरिम मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है इमीडिएट फाइनेंशियल रिलीफ ड्यूरिंग द ट्रायल, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। इंटरिम में बेस्ड ऑन अ प्राइमा फेसी असेसमेंट, सामने सामने दिख रहा है कि सच में इनके अकाउंट में पैसे नहीं है एंड ऑल। यहाँ पे बेस्ड ऑन एविडेंस एंड फाइनल डिटर्मिनेशन, पूरे ट्रायल में जब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस सारी चीजें हो जाती है तो ट्रायल होने के बाद डिटरमाइन होता है। फिर इंटरिम मेंटेनेंस आपका लिटिगेशन का ही एक्सपेंस कवर कर रहा है। ओके, डिटरमाइंस दी मंथली मेंटेनेंस अमाउंट, फाइनल वाला जो है मंथली मेंटेनेंस अमाउंट, जो उनके लाइफस्टाइल मेंटेन करने की जो नेसेसिटी चाहिए उसके लिए मंथली एक पेमेंट होता है। फाइन। और इंटरिम मेंटेनेंस शुड बी डिसाइडेड 60 डेज एज फार एज पॉसिबल, नो स्पेसिफिक सैनिटरी टाइमलाइन, जब तक केस डिसाइड नहीं होता। ओके, इंटरिम वाला जो मेंटेनेंस है ऑपरेट्स अंटिल फाइनल ऑर्डर, क्योंकि उसके बाद जो है या तो आपको मिल जाएगा परमानेंट मेंटेनेंस, या तो फिर नहीं मिलेगा अगर कोर्ट को लग रहा है कि नहीं जरूरत है अब। फाइन। तो वो रहता है कंटिन्यूज अंटिल मॉडिफाइड या सो। तो अब बात करते हैं इंटरिम मेंटेनेंस की थोड़ी सी और, कि इंटरिम मेंटेनेंस जो है आपका टेम्पररी अर्जेंट रिलीफ मैकेनिज्म है, ग्रांटेड क्योंकि मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स बहुत लंबा टाइम खींच लेते हैं महीनों में, और डिपेंडेंट स्पाउस, चाइल्ड, पेरेंट कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के ड्यूरिंग लिटिगेशन। तो लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी इसमें कवर किए जाते हैं। ठीक है, मतलब होल एंड सोल आपको एक एक्सपेंस मिल जाएगा जिसमें लिटिगेशन एक्सपेंस भी कवर्ड होगा। मंथली जो आपका आने वाला होता है वो आपका परमानेंट वाले में मिलता है आपको। ठीक है, तो conduct a full trial before granting interim maintenance, court examines prima facie financial position of the parties। तो सेम वही फाइनल वाला भी जो हम पढ़ चुके हैं वही लिखा हुआ है इसमें, कि ग्रांटेड आफ्टर द कोर्ट इवेल्युएट्स एविडेंस रिगार्डिंग इनकम डिपेंडेंसी। ये होते हैं वो फैक्टर्स जो देखे जाते हैं जब आपको परमानेंट मेंटेनेंस दिया जाता है, कि डिपेंडेंसी कितनी है, इनकम कितना है आपका, नेग्लेक्ट है कि नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फाइनेंशियल कैपेसिटी भी जो इंसान दे रहा है वो खुद को भी पाल सके उतना वो अपने पास भी रखेगा ही। ठीक है, सो इट इज अ कंटिन्यूइंग मंथली अलाउंस इंटेंडेड टू एंश्योर कि डिपेंडेंट जो है वो डिग्निटी से रह सके, लिव विद डिग्निटी, आर्टिकल 21 में जो लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये वहां से भी आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग इसकी यहाँ से आ रही है। फाइन। तो अनलाइक इंटरिम मेंटेनेंस, इट इज नॉट मियरली अ टेम्पररी अरेंजमेंट, लेकिन एक सब्सटैंटिव डिटर्मिनेशन होता है मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट पेमेंट कर सकती है फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन या डेट ऑफ द ऑर्डर, इसका भी सेम रहता है। अब
हाउ डज द मजिस्ट्रेट डिटरमाइन कितना मेंटेनेंस अमाउंट होगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका आंसर भी इसी के अंदर हमें कैसे मिलेगा कि कोई प्रिस्क्राइब फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है 144 में, लेकिन मजिस्ट्रेट जो है कंसिडर करते हैं सेवरल फैक्टर्स, जैसे आपकी इनकम, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द रिस्पोंडेंट, मतलब जिससे आप मेंटेनेंस मांग रहे हो, रीजनेबल नीड्स ऑफ द क्लेमेंट, आपकी खुद की, अगर आप क्लेमेंट हो जो मेंटेनेंस मांग रहा है, ठीक है, जैसे वाइफ, चाइल्ड या पेरेंट, तो आप लोगों की रीजनेबल नीड्स कितनी होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय ड्यूरिंग द मैरिज, जब शादी में थे तब नॉर्मली कैसे रहते थे, तो उतना स्टैंडर्ड तो मेंटेन आपको करना ही पड़ेगा बाद में भी, या फैमिली रिलेशनशिप में नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं, बच्चे भी है क्या आपके, वो भी इंक्लूड होंगे, फिर एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटीज अगर आपकी कोई है, आपके नाम पे कोई लोन लिया हुआ है अगर उन्होंने, फाइन, हेल्थ कंडीशन, स्पेशल नीड्स अगर कोई है, कोई बीमारी है आपको तो उसके हिसाब से, लोकल कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ऑल। तो ये सारी चीजें टू एंश्योर द क्लेमेंट इज नॉट रिड्यूस्ड टू अ लाइफ ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप देखा जाता है। तो कोर्ट्स हैव रिपीटेडली एम्फसाइज दैट मेंटेनेंस इज मेंट टू सिक्योर डिग्निटी और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ना कि केवल और केवल यहाँ पे जो सब्सिस्टेंस के, हालांकि कोई फिक्स परसेंटेज इसका सच होता नहीं है, लेकिन फिर भी रजनेश वर्सेस नेहा का एक 2020 का केस आया था। इस केस में भी पॉपुलराइज किया गया कि नेट इनकम जो होती है जिससे आप मांग रहे हो हस्बैंड से, तो उनका 25% ऑफ नेट इनकम, इतना कुछ तो जा सकता है फॉर मेंटेनेंस, ऐसा उसमें बोला गया, बट ये कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे। फाइन। अब प्रोसीजर अंडर 144 बीएनएसएस, प्रोसीजर क्या होता है, तो प्रोसीडिंग्स आर डिजाइन टू बी रिलेटिवली सिंपल होता है, एक्सेसिबल होता है, ताकि क्लेमेंट जो है वो सिर्फ फाइल करे एप्लीकेशन जेएमएफसी के सामने, ये आप याद रखना, नोटिस इशू किया जाता है रिस्पोंडेंट को कि आपके अगेंस्ट में ये एप्लीकेशन फाइल हुआ है, हु इज रिक्वायर्ड टू अपीयर, और फिर वो एक रिप्लाई फाइल करते हैं जो हस्बैंड होते हैं, बोथ पार्टीज देन प्रेजेंट एविडेंसेस, नॉर्मल जैसे आपका ट्रायल होता है वो पूरा होता है, रिगार्डिंग इनकम, डिपेंडेंसी, नेग्लेक्ट हुआ है कि नहीं उसके लिए एविडेंसेस प्रोड्यूस करेंगे। फिर ड्यूरिंग द स्टेज कोर्ट में ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस, क्योंकि जजमेंट नहीं आया है, तो अगर जरूरत है वाइफ को, बच्चे को या माँ बाप को, तो इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाएगा। आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस, मजिस्ट्रेट जो है फाइनल मेंटेनेंस ऑर्डर पास करते हैं जो कि लीगली एनफोर्सेबल होता है। सिंपल ये प्रोसीजर होता है आपका। फिर अगर मैं मेंटेनेंस रिफ्यूज कब कर सकते इसकी बात करूं, तो वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अगर वो अडल्ट्री मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी 2026 का जो आपका हिमांशु चौरदिया का केस आया, हिमांशु चौरदिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है, इनके केस में कुछ ऐसा हुआ था कि बेसिकली जो ट्रायल कोर्ट जो सुन रहा था प्रोसीडिंग्स, वो इंटरिम मेंटेनेंस प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है, अडल्ट्री का क्वेश्चन इशू जो है उसने डिस्कस ही नहीं किया। हिमांशु चौरदिया ने रिप्लाई दिया था कि मेरी वाइफ जो है वो अडल्ट्री में इन्वॉल्व है, तो पहले आप इस इशू को सेटल करो कि अडल्ट्री है कि नहीं है, पहले वो सेटल होगा, अगर अडल्ट्री पाया गया तो इंटरिम मेंटेनेंस भी नहीं मिलता है। फाइन, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, जो लोअर कोर्ट था, उन्होंने पहले इंटरिम मेंटेनेंस दिलवा दिया, ठीक है, कि पास कर दिया ऑर्डर कि इंटरिम मेंटेनेंस देंगे, और फाइनल जजमेंट के टाइम आने दो, मतलब इंटरिम मेंटेनेंस अभी दे देते हैं, फाइनल जजमेंट तक में हम अडल्ट्री का इशू भी डिसाइड कर लेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि फाइनल आपको परमानेंट मेंटेनेंस देना है कि नहीं। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, अडल्ट्री को सबसे पहले, वो भी एक इशू है, मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए कि नहीं, इसके साथ साथ अडल्ट्रस है कि नहीं वाइफ, ये देखना भी एक प्राइमरी इशू है। तो कोई भी दोनों में से कोई भी मेंटेनेंस देने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि अगर वाइफ अडल्ट्री में इन्वॉल्व है तो नहीं मिलेगा कोई भी मेंटेनेंस, ठीक है। तो इसीलिए तो अडल्ट्री या रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड विदाउट सफिशिएंट रीजन तो नहीं मिलेगा, और पार्टीज आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट है अगर, तो भी नहीं मिलता है। हाउएवर, इफ द हस्बैंड हैज कॉन्ट्रैक्टेड अनदर मैरिज, एक और कोई मैरिज में हस्बैंड घुस गया है, लिव्स विद अनदर वुमेन, सब्जेक्ट्स द वाइफ टू क्रुएल्टी अगर है, और अदरवाइज क्रिएट सर्कमस्टांसेस जो जस्टिफाई करता है हर रिफ्यूजल टू लिव विद हिम, इन रीजन से अगर वो नहीं रह रही है, ठीक है, पहले तो हस्बैंड अपना डिफेंस दे सकता है कि ये मेरे साथ रह ही नहीं रही है या अडल्ट्री में है, तो फिर वाइफ को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोर्ट को पता चला कि वाइफ आपके साथ इसलिए नहीं रह रही है क्योंकि आप किसी और औरत के साथ रह रहे हो, या उस पे उसको प्रताड़ित कर रहे हो, क्रुएल्टी दे रहे हो, ठीक है, तो मेंटेनेंस में स्टिल बी ग्रांटेड, तब फिर हम देंगे मेंटेनेंस, क्योंकि इसमें आपकी गलती कि वो आपके साथ नहीं रह रही है। फाइन, तो मैजिस्ट्रेट मस्ट एग्जामिन वेदर द वाइफ्स रिफ्यूजल इज सपोर्टेड बाय लीगली सफिशिएंट रीजन या नहीं, तो ये भी एक प्राइमरी इशू है, चेक करना, फिर ही कोई तरह का मेंटेनेंस दिया जाता है, ठीक। अब एनफोर्समेंट, वाई सेक्शन 144 इज इफेक्टिव,
मेंटेनेंस ऑर्डर इज नॉट मियरली डिक्लेरेटरी सिर्फ नहीं होता है, अगर रिस्पोंडेंट डिफॉल्ट कर जाता है, ठीक है, मतलब उसे फॉलो करना जरूरी है, अगर वो नहीं फॉलो करता ऑर्डर मेंटेनेंस देने का, मजिस्ट्रेट में इशू अ वारंट फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट, और अमाउंट अगर अनपेड फिर भी रहा तो कोर्ट ऑर्डर करेगा इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 1 मंथ फॉर ईच मंथ ऑफ डिफॉल्ट। हर एक डिफॉल्ट, हर महीने का जो मंथली पेमेंट जाना है उस हर एक डिफॉल्ट के लिए एक एक महीने की ही इम्प्रिजनमेंट बढ़ती जाएगी, सब्जेक्ट टू द स्टैट्यूटरी प्रोसीजर। सो रिपीटेड डिफॉल्ट्स कैन रिजल्ट इन रिपीटेड एनफोर्समेंट प्रोसीडिंग्स, और वारंट जो है मस्ट जनरली बी सॉट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अमाउंट बिकेम ड्यू। ठीक है, एक साल के अंदर अंदर ही वो इशू होके वो सॉर्ट हो जाना चाहिए। दीज एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स आर इंटेंडेड कि जल्द से जल्द कंप्लायंस हो, क्योंकि वो मान नहीं रहा है, जल्दी स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा है, तो कितने साल तक बैठे रहेंगे डिपेंडेंट्स आप पे, आप मतलब डिपेंड करके। ठीक है, इसीलिए तो कैन मेंटेनेंस ऑर्डर्स बी मॉडिफाइड? यस, मेंटेनेंस ऑर्डर आपका मॉडिफाई किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट इंक्रीज कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन है, बहुत प्राइसेस बढ़ते जाती है कमोडिटीज की ओवर द इयर्स, इसीलिए इफ देयर इज अ मटेरियल चेंज इन सर्कमस्टांसेस, तो कॉमन ग्राउंड होता है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज या डिक्रीज इन रिस्पॉन्डेंट्स इनकम, रिस्पॉन्डेंट का इनकम बहुत कम हो गया है तो कैसे देगा वो परसेंटेज जो सेट किया है। ठीक है, तो चेंज हो सकता है, रीमैरिज का अगर वाइफ ने दोबारा शादी कर ली तो कैंसिल कर देंगे मेंटेनेंस। ठीक है, प्रूफ ऑफ अडल्ट्री दे दिया, सेपरेशन बाय म्यूचुअल कंसेंट शो कर दिया, तो बिल्कुल मॉडिफाई हो सकता है। जुडिशियल प्रिंसिपल्स गवर्निंग मेंटेनेंस, इंडियन कोर्ट्स हैव कंसिस्टेंटली ट्रीटेड मेंटेनेंस जो है वो लीगल राइट होता है, मेजर ऑफ सोशल जस्टिस होता है। जैसे शामिमा फारूकी वर्सेस शाहिद खान के केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि मेंटेनेंस जो है इज नॉट अ चैरिटी, वाइफ जो है इज एंटाइटल्ड टू लिव विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21, इसीलिए एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए उनको दिया जाना चाहिए। वैसे ही कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र कुमार शर्मा के केस में कोर्ट एम्फसाइज किया डिटेल्ड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स टू अराइव एट अ फेयर मेंटेनेंस अमाउंट, हर एक चीज बताओ जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है हस्बैंड का। ठीक है, तो 144 125 में ऐसे तो कुछ बहुत चेंजेस नहीं है। नो टाइमलाइन फॉर इंटरिम मेंटेनेंस था 125 में, अब 60 डे का डिस्पोजल टारगेट दे दिया है, ये बहुत अच्छा काम किया है बीएनएसएस में, टाइमलाइंस काफी स्ट्रिक्ट हो गई है, ये एक मेजर चेंज लाया था न्यू क्रिमिनल लॉज ने। फिर लेस प्रोसीडरल क्लैरिटी था, इसमें ज्यादा है। ट्रेडिशनल ड्राफ्टिंग लैंग्वेज था, इसमें थोड़ा सा इंक्लूसिव ड्राफ्टिंग और क्लियर कर दिया लैंग्वेज को। मेंटेनेंस फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर था ज्यादातर, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि जिस दिन से एप्लीकेशन फाइल हुआ है उस दिन से भी आप दे सकते हो, तो ज्यादा मिल जाएगा उस चक्कर में जो इंटरम मेंटेनेंस होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेंटेनेंस। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेंटेनेंस के अराउंड ये सेक्शन का इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया होगा कि सेक्शन में क्या क्या चीजें दी हुई है और कौन कौन से क्लॉजेस के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड नहीं है, जैसे वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री या म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेट हुई हो तो वो सब केसेस में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।